This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए थे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे क्वेश्चन बचा हुआ था वो कौन सा क्वेश्चन था। एक तो आपका 24 वाला क्वेश्चन था और इसके बाद एक और था जो 25 वाला था। तो पहले 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो दिया गया है कि अगर हमारे एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। बच्चे, यहाँ से एक चीज याद रखना, अगर कोई पासा है और उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम 2 बार फेंक रहे हैं और फिर 2 पासों को एक बार फेंक रहे हैं, एक ही मतलब होता है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, अगर हम 2 पासों को एक बार फेंक रहे हैं या फिर एक पासे को 2 अलग अलग बार पूछ रहा है, गुड इवनिंग बच्चे, अलग अलग बार फेंक रहे हैं तो एक ही मतलब होता है। उनके जो केसेस होते हैं वो वैसे ही लिए जाते हैं जैसे हम 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हैं। बच्चे, अगर हम बात करें कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं बच्चे, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो पहले पासे पे या पहली बार, अभी यहाँ पर 2 अलग अलग बार फेंक रहे हैं ना, पहली बार क्या आ गया, एक आ गया, तो दूसरे वाले पासे पे क्या आ सकता है, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सेम अगर हम बात करें कि पहले पासे पे हमारा 2 आया है तो दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सेम बचा, अगर हम यहाँ पर देखें 3 आया है पहले वाली बार में, तो दूसरे में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इस तरह से आप क्या कह सकते हो कि विभिन्न विभिन्न केसेस बन सकते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, सेम 4 के केस में ऐसे ही होगा, 5 के केस में ऐसे ही होगा और अगर पहली बार में 6 आता है तब भी ऐसे ही केसेस बनेंगे। तो कुल मिला के बच्चे जब हम ये सारे लिखेंगे तो आप कहेंगे 36 केसेस बनते हैं। हाँ बच्चा, ठीक है, कितने केसेस बनते हैं, 36 केसेस बनते हैं। 1 सेकेंड जस्ट लिख लेने दो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये हर टाइम लिखना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वो हम आपको क्वेश्चन समझाने के लिए कि कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर ली जा रही है उनकी बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड, 5 और 6, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, 6 2 6 3 6 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 5 और 6 6। ये 36 कंडीशन है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी। आप नॉर्मली ये कह सकते हो कि पहली बार में 6 कंडीशंस हो सकती हैं और दूसरे बारों में क्या हो सकती है, दूसरी बार में भी 6 हो सकती है। तो यहाँ पर 6 और 6 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 36। ठीक, तो कुल संभावनाएं कह सकते हो, कुल परिणामों की संख्या कह सकते हो, कितना होगा, 36। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। तो वो कौन से केसेस है जहां पर 5 एक भी बार नहीं आ रहा, तो ये जो सारे केसेस है उसमें कहाँ ही 5 आ रहा है। एक तो इस वाली रो में सारा 5 आ रहा है और एक ये वाली जो है उसमें आ रहा है। तो बच्चा, आप क्या कह सकते हो कि कहाँ कहाँ, अब चाहो तो ऐसे गिन सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने बार नहीं आ रहा है। तो ना के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं के लिए कर सकते हैं कि कुल 36 केसेस होते हैं और हमने यहाँ पर गिना 1 2 3 4 और 5 और ये वाले 6 6 और 5 11 11 ऐसे केसेस हैं जिनमें कम से कम एक बार तो 5 आ ही रहा है। ठीक है, तो कुल हमारे कितने हो जाएंगे, 25 ऐसे संभावित केस हो जाएंगे जिनमें हमारा कहीं भी 5 नहीं आ रहा। तो प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता में हम सीधा सीधा क्या करते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि कितनी है 25 और डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या या फिर कह सकते हो संभावित परिणामों की संख्या, वो कितनी है 36। तो पहले वाले में आप सीधा क्या आंसर निकाल सकते हो, 25/36 आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आए बच्चा।
सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया कि हमें क्या करना था, हमको वो वाले केसेस लेने थे जहां जहां 5 नहीं आ रहा था। तो अभी 5 नहीं आ रहा था तो बहुत गिनना मुश्किल हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम वो वाले गिन लें जिसमें 5 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 11 है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 11 36 में से घटा देंगे, 25 आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा वाला केस तो बहुत ही सिंपल है। उसमें क्या पूछा गया है कि कम से कम एक बार तो आया हो। तो ये जो 11 कंडीशन हमने गिनी थी, ये तो अनुकूल परिणाम उसके ही है ना जहां 5 आ रहा था। ठीक है, एक बार 5 आ रहा था या 2 बार, लेकिन जहां पर भी 5 आ रहा था वो हमारे क्या थे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे दूसरे वाले केस के लिए। गुड इवनिंग बच्चा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 और बटे में 36 तो है ही। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11 बटे 36। इतनी बात समझ आ गई बच्चा कि हमें क्या करना था। पहले वाले में हमें देखना था कि कैसे लिखेंगे 36 में से 11, जो कि आपकी संभावनाएं किसकी हुई, ये वाली आपकी संभावना हुई जहां पर 5 एक भी बार नहीं आ रहा है, और 11 जो संभावना है वो आपकी क्या हुई जहां पर कम से कम एक बार 5 आ रहा है या 5 बार लिखा ही, 5 कहीं भी एक भी बार दिख रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए बच्चा। अभी चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, सही या फिर गलत बताना है। अब का क्या कहा गया है, दो सिक्कों को उछाला जा रहा है। तो दो सिक्कों को उछाला जाएगा, एक सिक्का जो है वो हेड या टेल दे सकता है, दूसरा सिक्का भी हेड एंड टेल दे सकता है। तो दो केसेस यहाँ पर हो गए और दो केसेस यहाँ पर हो गए। तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 4 संभावनाएं बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी, हो सकता है दोनों पे हेड आए, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है एक पर हेड आए दूसरे पे टेल आए, या तीसरा आपका हो सकता है दोनों पे टेल ही आए। ठीक, तो 4 संभावनाएं ये बनती हैं। और अगर एक संभावना का हम क्या निकाले, एक संभावना की हम किसी भी एक संभावना की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या, मीन्स 1/4। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है सिर्फ 3 ही संभावित परिणाम है। क्या ये सही है, अभी हमने बताया कि 4 आपका क्या होता है, 4 परिणाम हो सकते हैं, 4 संभावित परिणाम हो सकते हैं, लेकिन इसने 3 ही लिया है, 2 चित्त 2 पट और एक बार एक एक। ठीक है, लेकिन दो अलग अलग सिक्के है ना बच्चा, तो एक पे चित्त और दूसरे पे पट आएगा, लेकिन उल्टा वाला भी तो हमें लेना पड़ेगा ना। तो 4 टोटल केसेस थे, तो यहाँ पर 1/4 आएगा, यहाँ पर एक परिणाम कम लिखा है, इसलिए ये प्रायिकता भी गलत होगी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। अब सेकेंड वाला देखते हैं बच्चा। क्या कहा गया है, एक पासे को फेंका गया। पासा अगर हम देखें तो उस पर 6 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं बच्चे। अब 6 नंबर में से, अब नॉर्मली क्या विषम और सम की बात करी गई है, ठीक, तो विषम और सम सारी संख्याएं दो ही भागों में बांटी जा सकती हैं, या तो वो 2 से विभाजित होंगी या फिर 2 से विभाजित नहीं होंगी, और इसी के बेसिस पे हम इनको नाम देते हैं कि आपकी क्या है, सम या विषम है। सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कि 2 से विभाजित होती हैं, और विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। सारी संख्याएं ही इस तरह से ही विभाजित की जाती हैं कि ये क्या हो जाएगा, या तो सम संख्या होगी या फिर विषम संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो, ये वाली संख्या तो विभाजित नहीं होगी 2 से, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, मीन्स ये तीनों क्या है, ये तीनों आपकी विषम संख्या। और लास्ट ये जो 2 और 4 और 6 है, ये आपकी सम संख्या है। तो 2 ही संभावनाएं बन सकती हैं, या तो सम होंगी या विषम होंगी। तो कुल कितनी संख्याएं विषम है, 3। कुल कितनी संभावनाएं हैं, 6। तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो प्रायिकता आपकी क्या है, 1/2 होगी। विषम संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता है या फिर सम संख्या प्राप्त करने की संख्या है वो क्या है, 1/2 है। क्योंकि 2 ही संभावना है, या तो सम आएगी या विषम आएगी। जब 2 ही संभावना होती है तो वो समप्रायिक कहलाती है, समप्रायिक कहलाती है। समान उसकी प्रायिकता होती है, 1/2 प्रायिकता होती है। ओके, तो ये दोनों समझ आ गया बच्चा। प्रायिकता वाले चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछ सकते हो, वरना फिर हम चल रहे हैं थर्ड वाले पे, और थर्ड की सेकेंड एक्सरसाइज हम पहले करेंगे। ओके, हेलो सिमरन। ओके बच्चों।
ओके, हाँ थर्ड करवाएंगे बच्चा, 3.2 करवाएंगे। ये हो गया ना अब? देखते हैं। 3.2 पहले हम कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया अगर आपके 7 से एग्जाम्स हुए तो ये इसके बहुत सारे चांसेस है कि विस्थापन या फिर आपकी जो विलोपन विधि होती है उसका किसी ना किसी का एक का क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो हम ये पहले करवा रहे हैं, ग्राफ के उतने चांसेस नहीं है तो पहले ये करवाएंगे फिर बाद में वो करवाएंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है, इससे हम समझेंगे कि हमारी विधि क्या होती है या फिर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। 1 सेकेंड बच्चे, अगर हम बात करें मानक रूप की, मानक रूप के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है अगर हम किसी भी समीकरण के मानक रूप की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरणों का युग्म बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म देखें तो आपको दो संख्याएं दी जाएंगी, जो दो आपको समीकरण दिए जाएंगे जो कि किस रूप में होंगे, इस रूप में होंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी जो है वो आपके क्या है, गुणांक है, संख्यात्मक गुणांक है, जबकि एक्स और वाई आपका क्या है, चर है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर दो इनको हम क्या कहते हैं, अगर ये इस तरह से दिए जाते हैं जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है, इनको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म कह सकते हैं, का युग्म कह सकते हैं, जो तुम लोगों को बेटर लगता है वैसे आप। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, यहाँ पर इसका मतलब समझ लेते हैं, चैप्टर के नाम का मतलब समझ लेते हैं। दो चर का मतलब क्या होता है, जो आपके ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सारे के सारे अक्षर होते हैं जिन्हें हम चर के नाम से जानते हैं, तो वो स्क्रीन हमारी, नहीं आ रही। बाकी बचा स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। बचाओ Yes, फिर एक बार ma'am. ज्वाइन कर लो। मैम जी इसमें फॉर्मूले में A1X है तो B1Y होगा ना, फर्स्ट वाले में आपने हाँ सो वन ही बचा, वन ही है। मैम अब आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, अगर हम यहाँ पर देखें ए बी सी एक्स वाई जेड, यहाँ हमने स्पेशल ले रखे हैं कि ये संख्याएं लिखना भी पड़ता है। नॉर्मली चर का मतलब होता है वो संख्याएं जिनका मान फिक्स नहीं होता, तो यहाँ जो एक्स वाई जेड आएगा, के एल एम आएगा, ये आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अब अगर किसी भी समीकरण में दो अलग अलग चर दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो दो चर वाले समीकरण कहलाते हैं। अभी रैखिक का मतलब देखते हैं बच्चा, रैखिक का मतलब क्या होता है, जहां पर चर की अधिकतम घात एक हो, और समीकरण का मतलब क्या है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए, और युग्म का क्या मतलब है कि दो समीकरण होने चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें आप लोग पहचानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है या फिर नहीं है। अभी कोई नहीं बताएगा, गुड इवनिंग बच्चे, पहले हम लिख लेंगे फिर आप लोग आंसर करो। हेलो बच्चों,
चलो आंचल, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से, मैं लिख भी रही हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। ठीक है, ये आपको बताना है। बात आपको देखना क्या है, दो चर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रैखिक के लिए क्या देखना है कि सबसे बड़ी पावर जो है चर की वो एक है कि नहीं है। ठीक है, और समीकरण में क्या देखना है कि बराबर का चिन्ह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। युग्म का तो आपको पता ही है कि दो आना चाहिए। ओके, बाकी बचे जल्दी से देखेंगे, चारों चीजों को देख के आंसर करना चाहिए। दो समीकरण है तो युग्म कहलाएगा, बराबर का चिन्ह है तो समीकरण कहलाएगा, रैखिक मतलब सबसे बड़ा जो पावर है वो एक होना चाहिए, और दो चर का तो आपको पता ही है कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है उसमें से दो आना चाहिए, कुछ भी दो अक्षर आने चाहिए। ओके, पक्का डी दोबारा चेक करो, डी होएगा कि नहीं। दो चर वाला देखना है ना बच्चा, दो बार चर आए एक ही वो नहीं होता है, दो अलग अलग चर आने चाहिए। ओके, चार कंडीशन है, चारों को चेक कर लोगे तो आंसर ठीक ही होएगा। बाकी बचा जल्दी से आंसर दो, 10 सेकंड में और दे रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं और आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं ये भी बता देती हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का क्या मतलब है। दो चर आने चाहिए, मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक जो भी आपका क्या होते हैं, चर होते हैं 26 के 26 या अक्षर होते हैं, उनमें से कोई दो आ रहे हो। ठीक है, तो वो के दो चर हो गए, दो विभिन्न प्रकार के आ रहे हो, ना कि दो बार आ रहे हो। अब रैखिक का क्या मतलब होता है कि जो भी हमारे चर आ रहे हैं उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए, एक से बड़ी पावर नहीं आनी चाहिए। समीकरण का जो मतलब सीधा सीधा है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए। युग्म का मतलब होता है कि जोड़े में आने चाहिए, दो आने चाहिए, दो रैखिक समीकरण होने चाहिए या दो चर वाले दो समीकरण होने चाहिए, तो हम उसको युग्म बोलते हैं। वो तो हमें दिख ही रहा है, दोनों ही पैर में है। और हम यहाँ पर युग्म की क्यों बात करते हैं, क्योंकि हम एक्स और वाई को सॉल्व करने के लिए हम जितने चर होते हैं उतने ही समीकरण की जरूरत पड़ती है हम उसको सॉल्व करने के लिए। अगर एक चर है तो एक समीकरण से उसका हल आ जाता है, दो चर अगर उसमें है तो दो समीकरणों को लगना पड़ता है, और अगर तीन है तो तीन अलग अलग समीकरण चाहिए होता है, तभी ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहला वाले में देखते हैं बच्चे, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आ रहा है वाई आ रहा है, एक्स आ रहा है वाई आ रहा है, दो चार आ रहे हैं। ठीक है, इनकी अधिकतम पावर एक 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 आ रही है, रैखिक भी है, और बराबर का चिन्ह आ रहा है, समीकरण भी, और दो तो है ही, तो ये तो आपका आंसर हो गया यस। अब यहाँ देखो, यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है कि चर दो आ रहे हैं, समीकरण है, युग्म है, लेकिन रैखिक नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर दो, ये द्विघात है। ठीक है, अगर दो में से एक भी समीकरण आपका द्विघात है तो वो, तो आपका जो युग्म है, जोड़ा है, वो रैखिक समीकरणों का युग्म नहीं कहलाएगा, इसीलिए ये आपका आंसर क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, ये तो समीकरण ही नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है, ये तो समीकरण ही नहीं है, तो युग्म कैसे हो जाएगा, तो इसका आंसर भी नो ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, अगर हम यहाँ तक इसकी बात करें तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर एक्स आ रहा है वाई आ रहा है, दो चर आ रहा है, लेकिन ये वाला नहीं होगा, क्योंकि दो बार चर आ रहा है। यहाँ पर दो चर नहीं आ रहे हैं, दो बार चर आ रहे हैं, लेकिन समान चर ही आ रहा है, जो कि क्या है, वाई और वाई है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, नो होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारे दोनों चर हैं वो एक साइड है, अलग साइड है, कहाँ आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दोनों चर आ रहे हैं तो हमारा क्या होता है, उसको हम रैखिक होंगे, दो चर आ रहे हैं, रैखिक है, बराबर का चिन्ह लगा है, मी समीकरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कैसे पहचाना जा सकता है, क्योंकि अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो ये भी आ सकता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, हाँ हाँ, विलोपन विधि की। विलोपन विधि क्या होती है, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। नाम कभी कभी सॉरी विलोपन नहीं, पहले हम प्रतिस्थापन पढ़ेंगे क्योंकि हमने वही पहला हमारा क्वेश्चन है, फिर हम विलोपन की विधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो नाम को कभी कभी अच्छे से देखा करो, क्योंकि नाम में ही सोल्यूशन होता है या नाम में आपको हिंट दी जाती है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से आपको दूसरी जगह पर स्थापित करनी है। मतलब यहाँ से अगर हम प्योर हिंदी में बात ना करें, नॉर्मल बात करें, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि हमें कुछ तो वैल्यू निकाल के दूसरी जगह रखनी पड़ेगी। तो बच्चे अगर हमें इस तरह से कोई इक्वेशन दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको सॉल्व करो, तो हमें क्या करना होता है इस विधि में, दोनों में से जो इक्वेशन तुम्हें अच्छी लगती है उसको चुनो, उससे आपको x या y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये भी प्योरली तुम पे डिपेंड करता है कि कौन सा चर की तुम वैल्यू निकालोगे या फिर किस इक्वेशन से निकालोगे, कुछ भी असर नहीं पड़ता है, सारे केसेस में आंसर सेम ही आता है। लेकिन हमेशा याद रखा करो कि उसका करा करो या उस समीकरण का यूज किया करो अगर है तो। ठीक है, अगर है तो हमें बच्चे आंसर नहीं करना है आपको, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, क्वेश्चन हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आप ध्यान रखा करो कि अगर हमें मिल रहा है कि बिना संख्यात्मक गुणांक का कोई चर है, ठीक है, मींस ऐसा चर है जिसमें कोई संख्यात्मक गुणांक नहीं है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 1 सेकेंड, और ये दे रखा है 6। ठीक, तो हम इस वाले का अगर हम चूज करें, मान लो यहाँ पर भी 3 दे रखा है और 1 सेकेंड, नो, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है, तो हम किसको चूज करेंगे, हम इनमें से कोई भी इक्वेशन चूज करेंगे, लेकिन हम x की वैल्यू अवॉइड करेंगे। हम किसका करेंगे बच्चा, क्या बच्चा क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ अगर हमने दोनों इक्वेशन में से किसी की वैल्यू निकालनी है तो हम y पे फोकस करेंगे। तो बच्चे ये भी ध्यान रखना कि अगर तुम बिना संख्यात्मक वाली क्या निकाल सकते हो, बिना संख्यात्मक वाली चर की वैल्यू निकालोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर संख्यात्मक की निकालो डिवाइड में आएगा, वो फिर लासा लेना पड़ेगा। वो अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम उस पाथ पे जाएंगे, लेकिन जैसे अगर ये वाली क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो इससे होगा क्या, हमारा बटे में कोई संख्या नहीं आएगी। दूसरा हम याद रखेंगे कि हम माइनस को अवॉइड करेंगे। माइनस को अवॉइड करेंगे मतलब जैसे मान लो दिया गया है कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर माइनस की संख्या दी गई है, एक हमारा क्या दिया गया है, प्लस का दिया गया, तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि इससे वैल्यू निकालें। क्यों, क्योंकि ये x की वैल्यू सीधा सीधा प्लस में आ जाएगी, तो हमें ऊपर चिन्ह का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, माइनस में चिन्ह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चा, क्योंकि माइनस का अगर प्लस से गुणा होगा तो वो फिर माइनस हो जाता है, माइनस का माइनस से होगा प्लस होगा, तो वो चिन्ह बदलता है। तो हम अवॉइड करेंगे, अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें चिन्ह का कोई दिक्कत नहीं है या प्लस आ रहा है, तो हम उसको ही प्रेफर करेंगे, उससे निकालेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है, पर हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं, इससे होता क्या है, आपके जो गलती होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं। बस इन दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे और चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो अभी मैंने यहाँ पर देखो, कोई संख्यात्मक गुणांक तो है नहीं, मतलब कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वाला माइनस हो उसमें ज्यादा लेंगे, क्योंकि दूसरे साइड प्लस का हो जाएगा। यहाँ लोगे, यहाँ ये माइनस का होगा, यहाँ ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, उससे बेटर है कि अगर हमारा किसी इक्वेशन में माइनस दे रखा है साइड, इस वाली इक्वेशन से ही हम क्या करेंगे, इससे ही हम अपने एक वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन है तो एक चर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी निकालेंगे, x की। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा आसान है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, y प्लस 4 लिख लो या फिर 4 प्लस y लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे, प्लस होगा। ठीक है, अब
आगे बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारी विधि का नाम था उस पे फोकस करके इसको स्थापित करना है किसमें, दूसरे समीकरण पे। ठीक, तो ये याद रखना, जिस समीकरण से तुम निकालो उसमें नहीं रखना है। ठीक है, जिस भी समीकरण से निकालो उसमें वैल्यू नहीं रखनी है, दूसरे में रखनी है। तो दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर रखेंगे। बच्चा तुम लोगों ने पढ़ लिया है, थोड़ा बाकी बच्चों को भी पढ़ने दो। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा y, ये प्लस का y है, इसका 14 है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना बच्चा, जब हमारा क्या रहता है, जब बराबर का चिन्ह रहता है और किसी पद को एक तरफ से दूसरे तरफ भेजते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। किस तरह से, कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, सेम जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, और भाग होगा तो गुणा में होगा। ये हमारा बेसिक चीजें रहती हैं जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले 4 कहाँ जाएगा, दूसरे साइड। ठीक है, यहाँ देखो एक y और एक y, कितने y हो जाएंगे, 2y, और 14 माइनस 4 कितना बचेगा, 10। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, 2y इज इक्वल टू 10 आया। ये दोनों है किस में, गुणा में है। संख्या और चर किस में होते हैं, हमेशा गुणा में होते हैं। तो y की वैल्यू निकालेंगे, 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमारा आंसर आया बच्चा, इसका उपयोग करेंगे हम किसमें, x वाली वैल्यू में। 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हम इस तरह से विलोपन विधि का उपयोग करते हैं और x और y का मान निकालते हैं। समझ आया बच्चे? जो बच्चे इस क्लास के हैं, जिसने नहीं पढ़ा है वो बताएंगे। कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो। मैंने एक बार फिर समझा दो। ओके, देखो, ओके बच्चा, जिसको नहीं आया मैं एक बार फिर से बता रही हूँ बच्चे। देखो क्या करना होता है, जो 2 इक्वेशन दी गई हैं, एक इक्वेशन से निकालेंगे हम कुछ ना कुछ आपकी जो एक चर है, दो इक्वेशन में से एक आपका रहता है, उसमें से हम क्या करेंगे, एक चर की वैल्यू निकालेंगे। वहां पर हमने देखा कि x की निकाल लेते, आसान रहेगा, प्लस हो जाएगा। इस साइड जाएगा तो हमने क्या बताया, जब पक्ष बदलता है कोई भी पद तो वो आपका क्या हो जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस में था, यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस यहाँ किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। अब जो दूसरा, जिस समीकरण से वैल्यू निकाली है उससे दूसरा वाला क्या होता है, दूसरे वाले में हम रख देते हैं। तो हमारा x + y था, इसमें हम x की जगह पर क्या रखेंगे, y + 4 रखेंगे। तो एक y ये थी, एक ये थी, दोनों प्लस में, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, प्लस का y है, मतलब प्लस का 4 है। दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो कितना आया बच्चा, 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये किस में है, गुणा में है ना बच्चे। दूसरे साइड जाएंगे, किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने 5 को ऊपर रखा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 9 5 + 4 9 हो जाएगा। ठीक है, मैम जो ये ऊपर है ना, x बराबर 4 + 5, ये 5 कैसे आया? बच्चा ये वाला रखा ना, देखो ऊपर देखोगे तो हमने x की वैल्यू कहाँ से निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी ना y के टर्म में, y + 4 में। तो हमने y की वैल्यू यहाँ पे रख दी जो हमने नीचे निकाली थी। ओके मैम। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, वो ट्राई करो तुम लोग। 3x प्लस मैम जी पोल में दोगे? नहीं नहीं बच्चा, ऐसे ही करना, जस्ट एक सेकेंड। ट्राई करो। हाँ सिंपल है, लेकिन तुम्हारी पहली टाइम नहीं है ना पढ़ना, आपको पढ़ा दिया था पढ़ना है, लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पहले रात।
ट्राई करो बच्चा, जस्ट एक सेकेंड। हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर कर देंगे। बच्चा किसी को नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो और आंसर करो। ओके, किसी ने नहीं किया अभी? ओके, नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चा, इसका इसका थोड़ा 2 आएगा, ये 2 लिखा है, सॉरी सॉरी 3 लिख दिया मैंने गलती में, 2 आएगा। मैम जी हमने 3 से सॉल्व कर दिया ये। हाँ तो फिर गलत नहीं होएगा, ऊपर वाला इक्वेशन सही नहीं होएगा, हमने विलोपन विधि से कर दिया था ये। तो तभी गलत आएगा, दोनों इक्वेशन के लिए वो फिट ही नहीं बैठेगा। जी हमने तो कर दिया, वो 3 और 3 आया आंसर उनका। कैसे आएगा? देखो रख के देख लो, 3 गुणा 3 9 आएगा, 9 और 3 12 होना चाहिए, 13 लिखा है वहां। मतलब देखो समीकरण वो हो रहा है क्या? कोई बात नहीं बच्चे, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमने कुछ गलत करा है ना, तभी तुमने काट दिया। टेक्निकली तुम्हारा आंसर गलत है कि नहीं है? अगर हम रख के देखेंगे तो वो समीकरण आपका क्या नहीं हो रहा है, वो आपका बराबर ही नहीं हो रहा है, उसके सोल्यूशन ही नहीं है, वो हल ही नहीं है उसका। ओके, ओके, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ। जिसको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मैं समझाऊंगी, जिसको आ रहा है वो ट्राई करके आंसर करेगा। ओके चलिए, बहुत सारे बच्चे आंसर गलत दे रहे हो। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ 2 था, x का मान 1, y का मान 10। नहीं इतना बड़ा नहीं आएगा बच्चा, 1 आएगा तो ये -2 कैसे होएगा? समीकरण में भी रख के देखना होता है ना बच्चा। देखो हम कौन सा निकाले, 2 है ना ये यहाँ पे। हाँ बच्चा 2 है ये, ठीक है। हम इससे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें माइनस का पंगा चाहिए नहीं, हमें डिवाइड में कुछ चाहिए नहीं। अगर हम सेकंड वाले से x का मान निकालेंगे 2 बार डिवाइड में आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ x का मान चाहिए ना बच्चा, 2x का तो मान चाहिए नहीं है, तो हमें फिर वैसे करना पड़ेगा। अगर हम y का मान निकालेंगे तो माइनस के y का आएगा, तो इससे बेटर है हम निकालेंगे पहले वाले से। ये बड़ा इक्वेशन लग रहा है लेकिन ये आसान है। y का मान कैसे निकालेंगे? 3x को भेज देंगे इस साइड, तो किसमें है ये? प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये हमारे y का मान आया बच्चा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा वो होगा ही, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 13 - 3x हमारा y का मान आया। तो बच्चा जो मैं आपसे कह रही थी वो यहाँ पर हमारा लगेगा भी, कि अगर हमारा माइनस में था, हाँ नहीं कर सकते क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में लिखा गया है कि विस्थापन विधि से ही करो, तो विस्थापन विधि से ही करना पड़ेगा। यहाँ देखो
ये माइनस है बच्चे, तो माइनस अगर लिखा है, माइनस का y था, ध्यान से समझना बच्चे, y किसका था, माइनस का, तो y की जगह पर हम जो भी रखेंगे वो भी किससे गुणा होगा, माइनस से गुणा होगा, उसका असर पूरा y की जगह पर जो भी आएगा उससे बढ़ेगा। तो बच्चे हमने आपको बताया था माइनस के बारे में एक बहुत ही स्पेशल बात, कि क्या करता है ये माइनस, हमेशा माइनस का गुणा जिसमें भी होता है वो चिन्ह बदल देता है। जैसे माइनस का गुणा अगर माइनस में होगा तो वो उसको बदल के प्लस कर देगा, ठीक है, माइनस का गुणा अगर प्लस से होगा तो उसको बदल के माइनस कर देगा, तो माइनस का काम ही होता है बदलना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का 13, ये प्लस का था ना, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब ये माइनस का है, आपको पता है दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा। हाँ बच्चा, हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो। मैं 3 और अच्छा बोलो। कोई ये भी प्लस में है, इसमें कंफ्यूज। यस बच्चा, प्लस में है वो, तो ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर 15। बच्चे यहाँ से देखोगे तो 5 और x है किसमें, गुणा में है, बराबर किसमें, बराबर 15, तो दूसरे साइड जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और भाग में होगा तो 15, 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 3, ठीक है, x बराबर 3 आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, हमें क्या चाहिए, y का मान चाहिए। y का मान हमेशा हम किससे निकालते हैं, जो हमने वैल्यू ऊपर निकाल सकते हैं। अभी आप कहोगे कि हम इक्वेशन में रख के क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन क्या ही फायदा, हमको और ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। ये है तो इक्वेशन ही ना बच्चा, y बराबर 13 माइनस 3x है तो इक्वेशन ही, लेकिन वो आपका क्या है, वो आपका सॉल्व, आधे से ज्यादा सॉल्व है, ठीक है, सोल्यूशन हुआ है, तो हम फिर क्यों ही करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि y बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, y बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3, तो गुणा पहले होता है बच्चा, माइनस बाद में होता है, तो 13 माइनस 9, ये आपका कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 3 और 4 आंसर, ठीक है। हम एक क्वेश्चन अपने हिसाब से दे रहे हैं आपको, वो ट्राई करेंगे, क्योंकि जो आपके उसमें है एक्सरसाइज में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो हम पहले एक आसान करा के फिर आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बचाओ, 5x चलो ट्राई करो। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। एक सेकेंड, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पर -26 क्यों आएगा बच्चा, दो है ही नहीं ना बच्चा, दो का क्यों ही मल्टीप्लाई करेंगे, दो होना भी तो चाहिए, y के साथ तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं बच्चा, कोई संख्यात्मक गुणांक नहीं है, तो गुणा क्यों ही करेंगे दो का, अगर हो तो करना पड़ता है 2x है ना इसके साथ बच्चे, लेकिन हमने तो y की वैल्यू रखी है ना बच्चा, x की तो रखी नहीं, x की जगह पे रखते तो दो का गुणा होता ना, समझ रहे हो बच्चा, माइनस का अकेला गुणा होगा। ओके चलो ट्राई करो इसको। मैम जी x बराबर 4 और y बराबर 5। ओके बच्चा, सबको आंसर करना है, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा समझ आया है कि नहीं आया। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सारे बच्चे आंसर करेंगे।
ओके मैम जी y बराबर 5 x बराबर 4। ओके वेरी गुड बच्चा। ओके बच्चे वेरी गुड, सॉल्व कर लिया, वेरी गुड बच्चा। एक मिनट और दे रहे हैं बच्चे, फिर हम आपको समझा देंगे और फिर हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे। वो थोड़े से अलग है बट आई होप आप लोग कर लो। हाँ बच्चा ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी जल्दी कर दो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। हाँ बच्चा ओके चलो चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 30 और यहाँ पर नीचे क्या है 2x प्लस वाई 30। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका क्या यहाँ पर देखोगे तो हमें किसकी वैल्यू लेनी है, क्या किसका हमें ज्यादा ही मतलब कौन सा हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा वैल्यू निकालना। तो हमारा क्या होगा, नहीं नहीं हम क्यों लेंगे आपकी क्लास, आप अपना लोगे। तो यहाँ पर देखो ये आपका नहीं सूटेबल है। हमने आपको क्या बताया था, हम ऐसी संख्या निकालेंगे जिसमें हमारा, या ऐसे चर का वैल्यू निकालेंगे जिसमें हमारा कोई कोफिशिएंट नहीं, वो हमारा ज्यादा आसान पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, आपका दूसरे तरफ चला जाएगा, 13 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे हम पहली वाली इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा 5x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, y की वैल्यू रख रहे हैं ना बच्चा, 2 से तो कोई मतलब नहीं है और 2 का गुणा y में था, तो जो भी आपका आ रहा है तो उसका गुणा 2 में होगा ही, 2 से गुणा होगा ही। तो 5x यहाँ पर होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पर 2 से गुणा, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर तो 30 है ही। ओके, अब ये देखो 5 में से, ये बहुत ही आसान हो गया, 5 में से 4 जाएगा, एक अकेला x बचेगा। ये किसका है, प्लस का, दूसरे साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाली इक्वेशन जो हमने सॉल्व करके पहले से ही रखी है, 13 माइनस 2 गुणा 4। तो बच्चे पहले हमें गुणा सॉल्व करना होता है और फिर हम माइनस या प्लस करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर, समझ आया बच्चा? ऐसा कोई है जो अभी भी नहीं समझ पाया वो किस तरह सॉल्व करना है? ओके, किसी को भी रिपीट करवाना है बच्चा, करवा सकते हैं, आप बता सकते हो। ओके चलिए फिर हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। मैं आपको इसमें हिंट दूंगी लेकिन बच्चे तुम लोग ट्राई करना इसको।
जी कौन सा क्वेश्चन करना है? लेकिन बच्चा एक सेकंड, वो थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया। लो ये वाला क्वेश्चन, 1 सेकंड बच्चा, 1 सेकंड हट गया। लो ये वाला क्वेश्चन करना है। मैं एक हिंट दे रही हूँ, जिन्होंने पहले नहीं करा हुआ है क्वेश्चन या ये वाला चैप्टर, ये वाला जो है ना, ये वाला इक्वेशन, इसको पहले सॉल्व करना। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है 6 और 3 का। तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो 6/3 कितना होगा 2, और 2 का गुणा ऊपर होगा तो 2s हो जाएगा, प्लस है। फिर हम क्या करेंगे, 6 का जो है 6 को 2 से विभाजित करेंगे, 3 आएगा, ऊपर 3 का गुणा होगा तो 3t हो जाएगा बराबर 6। ये देखो किसमें है, भाग में है ना बच्चा। तो यहाँ दूसरे साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो ये कितना हो जाएगा 36। अभी 2 इक्वेशन आ गई है, अभी तुम लोग ट्राई करके इसका आंसर करोगे। हाँ बच्चों, हाँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा ये चैप्टर हो चुका है तुम्हारी क्लास में, isn't it? और बाकी बच्चे बेचारे पहली बार पढ़ रहे हैं। L1 में हो गया है ना 3rd चैप्टर, L2 में नहीं हुआ अभी। यस मैम। मैम जी आज ये सारे कंबाइंड है क्या जी? हाँ बच्चा, एक्चुअली एक सर छुट्टी पे हैं तो उनके बच्चे आए हुए हैं इसमें। ठीक है, ये तो नहीं कह सकते हम। इस डिपेंड कि आप कितनी मेहनत करते हो। कभी कभी दिमाग उतना मैटर नहीं करता, मेहनत ज्यादा मैटर करती है नंबर आने में या किसी भी चीज में। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छे से परफॉर्म करोगे। और ये ऐसा तो कुछ है भी नहीं कि कुछ होगा होगा, हार्डली कभी कभी हाफ ईयरली के बेसिस पे तुम लोगों का अलग हुआ है, तो ये कहना भी गलत नहीं है कि पता नहीं कि तुम लोगों के बैच में सही सारे बच्चे वही हैं कि नहीं। और L2 में ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अच्छे नहीं है, अच्छे भी बच्चे। किसी पे लुक डाउन नहीं करना चाहिए बच्चा। कभी भी कोई भी मेहनत करके तुमसे ज्यादा नंबर ला सकता है। ये स्कूल में भी ट्रू है और नॉर्मली भी ट्रू है, जिंदगी में भी। तो अपनी अपनी मेहनत करते रहा करो। हाँ, कोई भी मेहनत कर सकता है बच्चे। दिमाग कुछ नहीं होता। अभी तुम लोग इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम लोग ये जज कर पाओ कि कौन होशियार है कौन नहीं है। अभी बस सिर्फ इतना है कि कौन ज्यादा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, बस। कोई भी पढ़ के तुमसे ज्यादा नंबर ला सकता है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। हाँ वही है ना, सर ने किया था। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर देंगे। लास्ट 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। नॉट गुड नाइट, अभी 10 मिनट है, कहाँ जा रहे हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे अच्छा इक्वेशन हमें कौन सा लग रहा है जिसका हम यूज करेंगे, वो है सेकेंड वाला। इसमें कुछ भी नहीं है, चर नहीं है, प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है। इससे निकालेंगे एस की वैल्यू। ठीक है, नहीं नहीं, एक क्वेश्चन और करवाएंगे बच्चा, अभी टाइम है। तो कितना हो जाएगा 3 + t, माइनस का दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा +3। कितना है ये 2s + 3t
बराबर 36। अभी s की वैल्यू रखेंगे तो 2, यहाँ पर कितना है 3 प्लस मैम जी e। समझ में नहीं आया, एक बार फिर बताना। ओके बच्चा, देखो क्या करना है हमें, ये जो दो इक्वेशन दी गई है, एक से हम क्या करते हैं, एक से हम मान निकालते हैं किसी भी एक चर का। तो यहाँ पर हम s से निकाल रहे हैं, s का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये किसका है, माइनस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब जब हम एक चर का मान निकाल लेते हैं जिस भी समीकरण से, उसको दूसरे चर में रखते हैं, तो मतलब सॉरी दूसरे समीकरण में उस चर का मान रख देते, तो s है ना बच्चा, ये 5 नहीं है, ये s है, इतना ध्यान रखना। तो ये क्या करेंगे, s को यहाँ पर जहां s आ रहा है वहां पर 3 प्लस t रख देंगे। तो 2 का गुणा s में था, तो जो भी 2 की जगह आएगा उसमें भी 2 का गुणा है, तो 3 और t दोनों ही आ रहा है ना s की जगह, तो दोनों में ही गुणा होगा। ओके, और ये 3t तो था ही, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, ये किस में हो जाएगा, ये बराबर 36 हो जाएगा। क्या pH बचा, ये देखो 6, हम ये देखो 2t और ये कितना हो जाएगा 5t, ये 6 दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 30। अब बच्चे ये दोनों किस में है, गुणा में है, और दूसरे साइड 5 अगर जाएगा, हमें t की वैल्यू चाहिए ना, t के अलावा भी जो आ रहा है वो दूसरे साइड चला जाएगा। ठीक है, तो 5 दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, बटे का हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, और जब भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब s की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, 3 प्लस t था, और t की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे कहाँ जा रहे हो, अभी टाइम है, समझ आया बच्चे। एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। ओके ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाएगा, सारे बच्चे देख लेंगे। मैं ही बता देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा अलग सा भी है, तुम लोगों को याद भी रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कौन सी इक्वेशन लग रही है जिसका हम मान निकालेंगे, इस वाले का। ठीक है, अब हम आपको ये भी बता देते हैं, अगर हमें जो अच्छा लग रहा है, लाइक हमें y अच्छा लग रहा है, y का मान निकालना है, और वो माइनस में हो, तो उसको हम कैसे डील करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y को हम भेज देते हैं दूसरे तरफ, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस वाई हो जाएगा ना बच्चा। अब हमें सिर्फ y का मान चाहिए, तो हम ये वाला क्या हो जाएगा, इसको इस साइड भेज देंगे, तो y इज बच्चा, ये क्वेश्चन सुन लो अच्छा होगा, तो कितना होगा, माइनस। ठीक है, तो बच्चे एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, चाहे y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 लिखें, ठीक है, या फिर हम 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y लिखें, एक ही बात है ना बच्चा, चाहे y की वैल्यू 3 कह लो, y इज इक्वल टू 3 कर लो, x बराबर 3 प्लस y बटे 3 नहीं हो सकता, कर सकते हो, लेकिन उससे डिफिकल्ट पड़ेगा बच्चा। हम x की वैल्यू हो भी सकता निकाल है। सकते हैं, लेकिन फिर वो डिवाइड में आएगी और काटना पड़ेगा। ठीक है, दोनों कर सकते हो। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, चाहो तो x का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हम वो भी बता देंगे आपको। तो कितना हो जाएगा, ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो कितना होगा, ये 9x, और इसमें गुणा करोगे माइनस का 9x और प्लस का 9 बराबर 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9 बराबर, ये साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, दोनों साइड क्या आ रहा है, 0। बच्चे जब ऐसी कंडीशन पड़ा करे कि कोई x बच ही नहीं रहा, कोई चर तो बच यह ही सत्य नहीं नहीं है, रहा, हाँ क्या नहीं है बच्चा, यह सत्य नहीं है। नहीं नहीं बच्चा ऐसा नहीं होता, फिर हमें क्या करना होता है, इसका होता है कि सभी चर के मान के लिए ये ट्रू है। ठीक है, क्या है, सभी चर के मान के लिए ये सत्य है, मतलब x का मान कुछ भी रख लो इस इक्वेशन का हल होगा, या आप ये भी कह सकते हो सारी वास्तविक संख्याएं जो हैं वो इस समीकरण का हल होंगी। ठीक है, तो सभी चर का मान के लिए सत्य होगा, सारे जो सारी ही के सारी जो भी आपके वास्तविक संख्याएं होंगी वो इसका हल होगा, इस तरह से आप आंसर देते हो। ठीक है, समझ आया बच्चा ये क्वेश्चन। बच्चे मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ कि अगर हम y इज इक्वल टू रखेंगे, ओके बच्चा, ठीक है, अगर हमने दूसरा रखा होता तो भी वो वैसे ही आता, जैसे मान लो यहाँ पर 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक, और इसको हमने यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल ली तो कितना हो जाएगा, 3y। ओके बच्चे, ओके, ठीक है, तो इसको हम रखेंगे तो कितना होगा, 9 गुणा 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3,
तो ये भाग में तो ये यहाँ पर कट जाएगा, लेकिन अंतर कुछ भी नहीं पड़ेगा, तब भी वही आएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड कहाँ गया? ठीक है, तब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 9 + 3y - 3y = 9, दो तभी 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 0 = 0 आएगा। ठीक है, तो कैसे भी सॉल्व कर लो तब भी वही आएगा कि x के सारे मानों के लिए वो ट्रू है। ओके बच्चा, ओके, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चन कराएंगे आप।